नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने में निभाएगा अहम भूमिका। खाद्य तेलों की कीमतों में भारी गिरावट। खाद्य तेल कंपनियों ने 15 से 20 रुपए प्रति लीटर घटाए भाव। अब आयात शुल्क कच्चे पाम तेल पर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी पर 5% लगेगा। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। प्रभावित फसलों की बीमा राशि को लेकर राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। कलेक्टर को 72 घंटे में नुकसान का सर्वे कराकर देनी होगी रिपोर्ट। 500 गांवों में हुआ है ओले से नुकसान। हरदा जिला ओलावृष्टि से आपदा जिला घोषित। छत्तीसगढ़ में लगभग 17 लाख किसानों से 68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। कृषकों को धान खरीद के भुगतान के लिए लगभग 12,000 करोड़ से अधिक की राशि की दी गई है जानकारी और किया गया है भुगतान। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। प्रौद्योगिकी केंद्र को लगभग 122 करोड़ रुपए के निवेश से पुडुचेरी में स्थापित किया गया है। यह केंद्र युवाओं को कुशल बनाने में योगदान करने के साथ हर वर्ष लगभग 6,400 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने में सक्षम होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने ओपन एयर थिएटर युक्त एक प्रेक्षागृह पेरून थलेवर कामराजर मणि मंडपम का भी उद्घाटन किया, जिसे लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी सरकार ने निर्मित किया है। Technology Center is inaugurated. The role of MS विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है। उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन पर कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर कहा कि भारत अपने युवा को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ विकास का वाहक भी मानता है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट
एंड कॉन्कर, यानी जुटो और जंग जीतो। विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। और पीएम मोदी ने कहा कि बेटे और बेटियां समान हैं और इसी सोच के साथ बेटियों की बेहतरी के लिए सरकार ने उनकी शादी की उम्र 21 साल करने का निर्णय लिया है। स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का ही प्रयास है। हम जानते हैं कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने युवाओं से वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाने को कहा है। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में है। रोजगार भी उसी से पैदा होने वाला है। अर्थव्यवस्था भी उसी से तेज गति से बढ़ने वाली है। और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल मेरा देश का नौजवान उसे अपना जीवन मंत्र बना ले। तो आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 100 साल कैसे भव्य होंगे, कैसे दिव्य होंगे, सामर्थ्य से भरे हुए होंगे। और अब बात करेंगे कई खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में, ऑयल कीमतों में यानी कि तेल की कीमतों में भारी गिरावट की। भारत खाद्य तेलों के सबसे बड़े आयातकों में शामिल है, इसीलिए कई बड़ी कंपनियों ने एक पहल की है और खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट की है। प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 5 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट की गई है ताकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। कई प्रमुख कंपनियों ने खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट की। अलग अलग कंपनियां शामिल है। आयात शुल्क कच्चे पाम तेल पर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी पर 5% कम किया गया है। आरबीडी पॉमोलिन ऑयल पर बेसिक ड्यूटी हाल ही में 17.5% से घटाकर 12.5% कर दी गई है। रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी 32.5% से घटाकर 17.5% कर दी गई है। देश में खाद्य तेलों की कुल खपत का करीब 56 से 60% आयात करना पड़ता है। पाम तेल, सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को युक्त संगत बनाने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि तेल की कीमतों में संतुलन बना रहे। राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आई है और इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि खाद्य तेल की कीमतें पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अधिक है, लेकिन पहले की अपेक्षा 15 से 20 रुपए की गिरावट की गई है। सरकार ने खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की योजनाएं शुरू की हैं ताकि इसका फायदा
किसानों को मिल सके और उपभोक्ताओं को मिल सके। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश का हरदा जिला ओलावृष्टि से आपदा प्रभावित जिला घोषित किया गया है। कृषि विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की बीमा राशि को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को 72 घंटे में नुकसान का सर्वे कराकर रिपोर्ट देना होगा। 500 गांव में ओले से नुकसान पहुंचा है। नुकसान का डेटा आने के बाद जल्द ही किसानों को बीमा राशि दी जाएगी। अभी किसानों को बीमा कंपनियों से नुकसान की 25% राशि मिलेगी। बाकी नुकसान की 75% राशि मार्च अप्रैल में फसलों की कटाई के बाद मिलेगी। लेकिन इस 75% राशि का आधार क्रॉप कटिंग सर्वे होगा, यानी फसल की कटाई पर पता किया जाएगा कि फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन किसानों का बीमा नहीं है उन्हें राहत राशि धारा RBC 64 राहत मुआवजे के लिए बनाई गई जो धारा है उसके तहत उनको राहत पहुंचाई जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा। राजस्व विभाग के माध्यम से भी सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद किसानों को राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्रावधान के अनुसार मदद दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। राज्य सरकार हमेशा ही किसानों के साथ रही है। इस मुश्किल समय में भी हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग किसान भाइयों के लिए कर रही है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीद के चालू सीजन में राज्य के 2484 धान उपार्जन केंद्रों में आज शाम तक 16,96,671 किसानों से 67,99,754 मीट्रिक टन धान की खरीदी जो है वो की जा चुकी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की पहल पर इस वर्ष धान खरीद के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव भी लगातार किया जा रहा है। अब तक DO और TO के माध्यम से 31.73 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। विपणन संघ द्वारा धान खरीद के एवज में कृषकों को धान खरीद के भुगतान के लिए 12,634 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 29,07,126 मीट्रिक टन धान का DO भी जारी कर दिया गया है। उपार्जन केंद्रों से मिलर्स द्वारा लगभग 27,71,043 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। इसी प्रकार अब तक 12,52,000 मीट्रिक टन धान के परिवहन के लिए TO जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध समितियों से 7,02,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। और अब बात करेंगे एक बार फिर से मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिन पंचायतों ने बेहतर काम किया है और राज्य सरकार उनको पुरस्कृत करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पंचायतों की कार्य की ग्रेडिंग की जा रही है और आने वाले दिनों में उन पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने बेहतर काम किया है। जो पंचायतें अच्छा कर रही हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर हो या फिर रोजगार को लेकर हो। उन पंचायतों को चिन्हित किया जा रहा है। हर पंचायत की विकास योजना बनाई गई, उस पर अमल कर स्मार्ट विलेज बनाए जाने का भी प्रावधान है। और जो स्मार्ट विलेज की तरफ जो पंचायतें बढ़ रही हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। गांव-गांव में कचरा संग्रहण परिवहन के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। प्रदेश में इस समय 28 प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन स्वयं सहायता की महिलाएं करेंगी, यानी कि उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 9,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में जो सड़कें होंगी वेस्ट प्लास्टिक से बनेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 42,000 से अधिक पुरानी जल संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी कि सिंचाई का जो रकबा है, सिंचाई का जो क्षेत्र है उसमें भी लाभ होगा, वो भी बढ़ेगा। ग्रामीण विकास के कार्य मनरेगा व अन्य योजनाओं से लगातार कराए जा रहे हैं और स्थानीय युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ बड़े क्षेत्र में सिंचाई, मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने कश्मीर में रोजगार के स्रोत बनाने के उद्देश्य से आयम सेमानी या कड़कनाथ चिकन पोल्ट्री फार्म के रूप में जाना जाने वाला एक इंडोनेशियाई चिकन ब्लैक ब्रीड पालने का काम शुरू किया है। श्रीनगर के निशांत क्षेत्र से संबंधित 2 युवा बीटेक इंजीनियरिंग छात्रों ने पहला इंडोनेशियाई चिकन पोल्ट्री फार्म स्थापित करने में एक संयुक्त उद्यम स्टार्टअप शुरू किया है। इस मुर्गी की नस्ल आयम सेमानी अपनी प्रोटीन प्रचुरता के कारण ये दुनिया की सबसे महंगी मुर्गी की नस्ल मानी जाती है। दोनों दोस्तों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर MS धोनी से प्रेरणा ली, जो बड़े पैमाने पर इंडोनेशियाई चिकन ब्लैक ब्रीड पालने का काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन 2 ऊर्जावान इंजीनियरिंग छात्रों ने घाटी के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस काम को अपनाने का उन्होंने फैसला किया।
मैंने भी इनका पोस्ट देखा था फेसबुक पे। आई हैव कम दिस ओवर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार इनके पास आ रहा हूँ। ये जो इंजीनियर साहब हैं इनके, मैं भी शौक हो गया। मैंने कहा एक इंजीनियर होके ये फील्ड में आ रहे, सो लेट अस सी व्हाट दे हैव डन। आई एम ए वेटरनरियन, आई प्रैक्टिस मोर इन शीप हस्बेंड्री। दिस इज़ माई सिस्टर कंसर्न, बट आई हैव कम बिकॉज मैं भी पालता हूँ आजकल घर में, रिटायर होके एज डिप्टी डायरेक्टर मैं भी पालता हूँ, लेकिन छोटे लेवल पे मैं चाहता था इन बच्चों को देखूँ क्या है। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। और बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक कलबुर्गी के किसान कोविड प्रतिबंध के डर से खेत में अल्पकालिक बागवानी फसलों को उन्होंने अपनाया है। इस साल कलबुर्गी जिले के अलंद तालुका में पिछले साल की तुलना में तरबूज फसल रोपण क्षेत्र में काफी कमी देखने को मिल रही है। किसानों को कहना है कि कोविड प्रतिबंध के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हॉर्टिकल्चर वाटरमेलन का सीजन था, वो तो दिसंबर का महीने होने के बाद ही चालू होता था। अभी दिसंबर होने के बाद जो तूर है और जो शुगर केन है कटा होने के बाद वाटरमेलन का एरा रेगुलर ज़्यादा होता था। इस बार लॉकडाउन का वजह से क्या हुआ और वीकेंड कर्फ्यू का थोड़ा वो इन्फॉर्मेशन और मीडिया में वो जो रूमर्स आ रहे हैं, इसका वजह से फार्मर कलंगड़ी डालने के लिए और अलग से क्रॉप ये कुकुम्बर डालने के लिए और पम्पकिन डालने के लिए थोड़ा पीछे जा रहे हैं। इसके वजह से ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एरिया भी कम होते जा रहे हैं। जो रेगुलर समर में हमारा क्रॉप होता था तो 700 to 800 हेक्टर जो वाटरमेलन और कुकुरबिट्स का वो उससे 50% तक भी उससे भी नीचे होने का चांसेस ज़्यादा है। ये तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के बारे में तो ये अच्छा न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट में हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कम आने लगता है। और अब बात मंडी भाव की करते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। कल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 19 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 98,85,000 हेक्टेयर में कुल तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा महज 81,66,000 हेक्टेयर रहा था। सोयाबीन के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव था 5,805 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 325 रुपए का उछाल आया और भाव 6,130 रुपए पर जा पहुंचा। राजूला मंडी में 10 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,828 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 427 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,255 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,500 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 700 रुपए चढ़कर 6,200 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 जनवरी को सोयाबीन 5,500 रुपए पर बिकी। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,60,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन रही थी। तो जिन खबरों से रहते हैं आप बेखबर, आइए उसके देखते हैं खास खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति सुरक्षा में चूक के कारणों और इसकी जिम्मेदारी के मुद्दे पर जांच करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द दायर करेगी। कोर्ट ने रिपोर्ट दायर करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। साथ ही शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सभी रिकॉर्ड जांच समिति को सौंपने को कहा है। और देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 4,868 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,805 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,281 मामले महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि राजस्थान में अब तक 645 मामले सामने आए। दिल्ली में ओमिक्रॉन से अब तक 546 लोग संक्रमित हुए। वहीं कर्नाटक में 479, केरल में 350, उत्तर प्रदेश में 275 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ बीते दिन 85,26,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 153.80 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157.13 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी गई है। 16.50 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर कहा कि स्वामी विवेकानंद हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने भारत का संदेश दुनिया भर में दिया था। उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं हमें भी एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए जहां हम बदलाव लाना चाहते हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से ई संगोष्ठी का आयोजन किया है। 2 दिनों तक चलने वाली यह ई संगोष्ठी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नवाचार सप्ताह का ही हिस्सा है। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से भी शोध को प्रोत्साहित करने की अपील की है। आगामी 14 जनवरी से प्रथम स्नान पर्व के साथ शुरू हो जाएगा माघ मेला। प्रयागराज के संगम तट पर रेत में 1 मास तक बसने वाली नगरी में लाखों लोग पवित्र जल में स्नान करेंगे। साथ ही लगभग 1 लाख लोग तंबुओं में रहकर कल्पवास करेंगे। ऐसे में कोविड फैलने ना पाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 12 स्टेटिक बूथ और 6 मोबाइल यूनिट काम करना शुरू कर दिया है। 20 यूनिट जल्द मेला क्षेत्र में काम करने के लिए लग जाएंगी।
और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान रद्द कर दिया है। मकर संक्रांति स्नान पर भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार की पौड़ी और आसपास के घाटों पर स्नान करने पहुंचते। इस वर्ष मकर संक्रांति स्नान रद्द होने से श्रद्धालु मायूस हो गए हैं। और झारखंड में लातेहार जिले में रेल इंजन और ट्रॉली के बीच भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा और मैकलुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुई है। कल रेलवे की बिजली दुरुस्त करने वाली रेल इंजन और रेलवे की पटरी को चेक करने वाली ट्रॉली की आपस में भिड़ंत हुई। घायलों को चंदवा CHC में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि पहले 15 जनवरी तक बढ़ाई गई थी और अब इसे 10 मार्च कर दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।